बारात कब आएगी इसकी तारीख तय है। तारीख है 20 नवंबर और मुहूर्त भी तय हो चुका है सुबह 11 बजे। 20 नवंबर सुबह 11 बजे। और यह भी तय हो चुका है कि किस टेंट हाउस का सामियाना टंगेगा। लेकिन बात इस पर फंसी हुई है कि किसके घर के सामने नौरंगी चढ़ेगा, किसके सामने रंगमहल सजाया जाएगा और किसके घर के पीछे वाले हिस्से में राउटी लगेगी। लेकिन इन सब अनिश्चितताओं के बीच ये भी तय है कि सेहरा किस पर सजने वाला है। नाम नीतीश कुमार है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 9 बार ले चुके हैं। तो इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बिहार में लगातार बैठकें चल रही हैं। कभी जेडीयू के विधायक दल की बैठक होती है, कभी बीजेपी के विधायक दल की बैठक होती है और फिर एक संभवतः जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तब एनडीए के विधायकों की बैठक चल रही है। खबर एक ये भी है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं अमित शाह, वो बिहार पहुंचने वाले हैं। वो बिहार जाकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, मंत्रियों के नाम क्या क्या होंगे, उस लिस्ट पर थोड़ी गरारी फंसी हुई है। और उसमें भी 3-4 ऐसे मंत्रालय हैं जिसको लेकर चर्चा है कि इसी पर सहमति नहीं बन पा रही है। उसमें गृह मंत्रालय है, कुछ ग्रामीण कार्य विकास विभाग है, शिक्षा मंत्रालय जैसे जो खास महत्व वाले विभाग हैं उनको लेकर चर्चा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पर बातचीत हो रही थी कि क्या इस बार जब सरकार बनने जा रही है एनडीए की और शपथ ग्रहण होने वाला है 20 नवंबर को, तो डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई थी। कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी संभवतः रिपीट हो जाएं, लेकिन जो दूसरे डिप्टी सीएम थे पिछले वाले कार्यकाल में, विजय सिन्हा, वो शायद अपना टर्म रिपीट न कर पाए बतौर डिप्टी सीएम। क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था और रिजल्ट नहीं आए थे तो विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ते थे, वो लड़ भी रहे थे। तो पहले तो ये गुंजाइश लगाई जा रही थी कि संभवतः वो चुनाव हार जाएं, लेकिन वो चुनाव जीत गए। और जब चुनाव जीत गए तो इस पे बात आ गई थी कि क्या वो दोबारा डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन अभी जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ समय पहले ये खबर आई कि सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता, विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुन लिया गया है बीजेपी के तरफ से। तो इस पर बातचीत करेंगे कि कहां मामला अटका हुआ है और विजय सिन्हा का रिपीट होना क्या कुछ शॉक करने वाला है, अचरज का विषय है, या जिस तरह से देखा जा रहा था मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो कि बीजेपी एक सरप्राइज फैक्टर लेकर आ रही थी लगातार मुख्यमंत्री के पद को लेकर। लेकिन हालांकि बिहार में उस तरह की तो कोई वैकेंसी उस तरह की गुंजाइश थी नहीं जब जेडीयू ने 85 सीटें जीत ली थी। लेकिन यह माना जा रहा था कि संभवतः डिप्टी सीएम के नाम को लेकर इस तरह का कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। हमारे साथ ऋषिकेश हैं, मेरा नाम आकाश है। हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन में यही चर्चा करने वाले हैं। ऋषिकेश, विजय सिन्हा को लेकर ये चल तो रहा ही था कि मतलब संभवतः वो रिपीट ना कर पाए, सम्राट चौधरी भले अपनी टर्म को बचा ले जाएं और दोबारा डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि अमित शाह ने तो जाकर उनके विधानसभा क्षेत्र में कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे, इनको जिताकर भेजिए। विजय सिन्हा, आपको लग रहा है कि उनका दोबारा रिपीट होना चौंकाने वाला है? अ, चौंकाने वाला है क्योंकि भाजपा हमेशा सरप्राइज़ करने के लिए जानी जाती है। हम्म। लेकिन इस बार ऐसा कुछ सरप्राइज़ नहीं किया और उसके पीछे शायद वजह ये रही कि बीते 2 सालों से जिस तरीके से 1.5 सालों से जो ये गठबंधन चल रहा है एनडीए का, जब वापस से नीतीश कुमार एनडीए में आए, तो उसके बाद से समन्वय बहुत बढ़िया दिख रहा है हर चीज़ का। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो 25,000 वोटों से लखीसराय से जीत कर आए, तो कोई एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से आप विजय सिन्हा को साइड करें। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है कि आप अगर थोड़ा-सा पीछे जाके देखेंगे तो सम्राट चौधरी के होने से, सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने से कोयरी वोटर्स बहुत ज़्यादा गोलबंद हुए हैं एनडीए की तरफ और ये हमेशा इसको कभी भी बीजेपी खोना नहीं चाहती, ठीक है? एक ये चीज़ है। और उसके बाद अगर विजय सिन्हा को मान लीजिए हटा दिया जाता, तो फिर एक फैक्टर ये भी काम करता है कि इन्होंने तो अच्छा परफ़ॉर्म किया, ठीक है? ये चुनाव जीत के भी आए, तो थोड़ी-सी भूमिहारों में और अगड़ी जातियों में शायद एक नाराज़गी हो जाती। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम बिल्कुल इसी पुराने फ़ॉर्मूले पे चलें और जहाँ तक आपने बात की कि मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे या जो मुख्यमंत्री पहले थे, उनमें एक चीज़ ये थी कि अभी जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उनके पैरेलल लोग थे, वो उनके समकक्ष लोग थे। हाँ। और
2013-14 में ये वही लोग थे जो आडवाणी खेमे के लोग थे, ठीक है? तो उनके साथ उनका समीकरण अलग है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी यहाँ पे तो मान के चलिए कि भले ही सम्राट चौधरी हों, यहाँ विजय सिन्हा हों, लेकिन यहाँ सब कुछ तय ऊपर से ही हो रहा है, ठीक है? वो चीज़ों को उस तरीके से चला लेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये चीज़ था कि एक जो पुरानी दुश्मनी वाली जो बात चली आती है, वहाँ थ्रेट व ज्यादा था वहाँ इमेज वहाँ को थ्रेट लेकर। ज़्यादा था। कल को हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर रिपीट करते, वसुंधरा राजे सिंधिया आती, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब उनका कद भी आपके बराबर होने लगता है कि भाई 3-4 बार मुख्यमंत्री तो ये भी रह गए, तो प्रधानमंत्री के लिए इनको क्यों ना प्रोजेक्ट किया जाए आगे। तो उनके पावर को कहीं न कहीं उस टाइम कर्व किया गया था। यहाँ कोई ऐसी स्थिति है नहीं इनके साथ। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें जेडीयू लोजपा, है, लोजपा है, हाँ, तो रालोमो है। हाँ, अरे हर जगह बहुत जगह ये पोस्टर लगाए गए थे कि बिहार का जो असली शेर है वो चिराग पासवान है। तो एक थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि शायद इनको वो रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन फिर भी सीटों का अंतर इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर भाजपा को इतना बड़ा एज है तो वो नहीं चाहेगी कि किसी को ऐसे तोहफे में एक डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। एक मैं टोक रहा हूँ, एक बयान भी आया था इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले, मेरे ख्याल से एक दिन ही पहले आया था, 14 को रिजल्ट आता है, 13 या 12 तारीख को, 12 नवंबर या 13 नवंबर को वो बयान आया था चिराग पासवान को कि अगर हम अपनी सारी सीटें जीत जाते हैं तो डिप्टी सीएम पे हमारा हक बनता है। हालांकि वो 19 जीते, वो 29 लड़ रहे थे, एक कैंसिल हो गया था उनके प्रत्याशी का नामांकन सीमा सिंह का मढ़ौरा में। 28 पे लड़े, 19 जीते, जबकि उनकी ये माना जा रहा था कि वो 5 ही जीतेंगे। तो उस लिहाज से मैं देख रहा था कि कल से अरुण भारती का नाम चलाया जा रहा था कि संभवतः चिराग के खेमे से, चिराग की पार्टी से अरुण भारती को डिप्टी सीएम मिल जाए। नहीं, तो बात वही है कि ये महागठबंधन नहीं है, ठीक है? मतलब महागठबंधन में आप ऐसे देखिए कि मुकेश सहनी को सिर्फ डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया और उन्होंने किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। यहाँ मामला अलग है। कैसे आपसे लगभग 5 गुना सीट जीतने वाली एक पार्टी आपको क्यों दे देगी, है ना? तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। आज पर्यवेक्षक के तौर पे वहाँ मौजूद थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद यूपी के मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति थी, केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन अर्जुन राम राम मेघवाल मेघवाल। भी। तो इन सब ने मिलके जब विधायक दलों की मीटिंग ली तो उसमें ये 2 नाम इनके ही सामने नाम आए पे और प्रस्ताव। इसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि तीसरा तो कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। और सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि जब आप ये 2 डिप्टी सीएम इस बार देख रहे हैं, तो एक चीज़ ये आप मान के चलिए कि भाजपा अब इस पूरे अलायंस को एक तरीके से डोमिनेट कर रही है। क्योंकि एक खबर बहुत ज़्यादा चलती थी चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले भी कि विजय सिन्हा आखिर क्यों हार जाएँगे, उनके पीछे कौन लगा हुआ है? तो एक केंद्रीय मंत्री का नाम बहुत ज़्यादा सामने आता था, है ना? तो भाजपा को मतलब जदयू ये कभी भी नहीं चाहती थी कि 2 उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन पिछली बार उनकी ये मजबूरी थी क्योंकि उनकी सीटें काफ़ी कम थी और उनको उनके मतलब शर्तों के साथ उनको जाना पड़ा। लेकिन इस बार भी अगर ये 2 डिप्टी सीएम हैं, तो कहीं न कहीं मान के चलिए कि जेडीयू अभी तक बैकफुट पे दिख रही है। मुझे 2 पोस्ट पे और आपसे बातचीत करनी है और फिर आगे बढ़ेंगे इस बातचीत के सिलसिले में। गृह मंत्रालय जो गृह विभाग है, जो अमूमन नीतीश कुमार अपने पास ही रखते हैं और स्पीकर का पद, तो एक-एक करके गृह विभाग को लेकर अभी फंसा हुआ है मामला। हमने देखा कि पिछली रात जो है, अचानक से संजय झा और ललन सिंह पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां से दिल्ली आते हैं, रात को अमित शाह के साथ बैठक होती है। ये खबरें आई, अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी से करीब हैं, वो सूत्र बता रहे थे कि भाई नीतीश कुमार का मैसेज लेकर अमित शाह तक गए हैं और वहां यही बात हो रही थी कि गृह विभाग तो अपने पास ही रहेगा। क्यों आपको लगता है कि, थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिहाज से ये समझना चाह रहा हूं कि गृह विभाग नीतीश कुमार के लिए क्यों जरूरी है, वो क्यों रखना चाह रहे हैं अपने पास, और इस पर क्या दोनों पार्टियों के बीच क्या बातचीत भी चल रही है? देखिए, गृह विभाग नीतीश कुमार रखना चाहते हैं, ये एक अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छा हो गई। लेकिन गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहे, ये विपक्ष की भी इच्छा है। ठीक है? और ये एक बिहार के बहुसंख्यक आबादी की भी इच्छा है। क्योंकि आप जब नीतीश कुमार को हर बार जब ऐसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो वही फैक्टर सामने आता है कि एक बड़ी आबादी ये चाहती है कि उसे ये डर है कि अगर आरजेडी सरकार में आती है, आरजेडी अगर डोमिनेट करती है, तो फिर एक कास्ट वायलेंस का थ्रेट है, ठीक है? अगर बीजेपी डोमिनेट करती है,
तो एक कम्युनल हो सकता है, पूरी फिजा बिगड़ सकती है, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं। मतलब उनके दिमाग में रहता है कि ना चीजें बीजेपी के पास रहे ना आरजेडी के पास रहे, जेडीयू अगर दोनों को मिला के चल ले, मध्यमार्गी जो है हाँ, नीतीश कुमार। तो बिहार की बहुसंख्यक जनता कहीं ना कहीं इस ओर सोचती है। और विपक्ष को भी बहुत ज्यादा इस चीज का डर है कि अगर भाजपा के पास अगर पुलिस आ जाती है तो बहुत सारी चीजें उनके अनुकूल नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में मतलब एकदम मध्यम मार्गी बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार के हाथ में पुलिस रहे। और मुझे लगता है कि इस चीज को वो कुर्बान करना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार की एक आदत है कि वो चीजों को रिटेन करना चाहते हैं, मतलब अपनी जीती हुई चीजें तो वो आपको नहीं देंगे, ठीक है, आपकी मतलब अपनी जीती हुई चीज वो आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर वो मान लीजिए किसी चीज को हार गए तो उसको लेने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का या फिर जेडीयू का हमेशा से एक तौर तरीका रहा है। तो मुझे लगता है इस चीज को रिपीट करेंगे। जब मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज उनके पास पहले नहीं होती है वो उसको भी पाने की कोशिश करते हैं, तो मैं फिर इशारा कर रहा हूँ विधानसभा के स्पीकर पद की यहाँ पे बात हो जिसको रही है। लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई अपनी पार्टी का नेता रहे और उसमें भी ऐसा कोई व्यक्ति रहे जिस पर उनको भरोसा हो, विश्वस्त हो उनका। क्योंकि जैसे स्पीकर तो उस भूमिका में है ना कि जब खेमे बदले जाएंगे और जब तंबुएं उखड़ेंगी कि चलो अब यहाँ नहीं, अब दूसरे द्वार पे जो टेंट गड़ेगा, उस स्थिति में फिर स्पीकर बहुत अहम हो जाते हैं। तो स्पीकर के पद को लेकर जो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि उसकी क्या अहमियत है, स्पीकर को लेकर क्या खींचतान चल रही है और क्यों नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई हमारे पास ही रहे, हमारा ही कोई नेता रहे। क्योंकि अब देखिए ना कि लगातार उन्होंने अपने पास ही रखा है। पिछले टर्म में जब उनकी 43 सीटें आई 2020 के चुनाव में, तो जरूर वो बीजेपी के साथ वो थे ही 2020 के चुनाव में और वो सरकार बनी, नंबर कम था तो बीजेपी ने अपना नेता बैठाया वहां पे। लेकिन फिर जब वो आरजेडी के साथ गए तो अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद मिला। फिर वो जब अलग होकर आए 2022 के आसपास, तब फिर बीजेपी ने अपना नेता वहां पे बिठा रखा था। क्यों नीतीश कुमार के लिए जरूरी है स्पीकर पद? देखिए, पिछली बार जब 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे सामने आए उसमें केंद्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जेडीयू की, ठीक है। तो एक तो वो मजबूरी है कि आपको उनके साथ उस समय बने रहना था और उस समय नीतीश कुमार को भी या जेडीयू को उतना थ्रेट नहीं था। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बीजेपी अगर चाहे कि हम भविष्य में नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बनाए तो बहुत कुछ है तोड़ने को। मतलब जेडीयू के खेमे से चीजें तोड़ी जा सकती है। आरजेडी के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आईआईपी के विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं इच्छा हो रही होगी कि मतलब विपक्ष में रह के क्या मिलेगा, हो सकता है पावर एंजॉय करने का मन किसे नहीं करता है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ इंटेंशन अगर भाजपा का रहता है तो दल बदल कानून जब लागू होता है और उन तमाम चीजों में, तो ये सारे स्पीकर के पास ये अधिकार होते हैं कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकें और सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत कम उसके बाद हस्तक्षेप करने का मौका रहता है। क्योंकि जो इस समय जो स्पीकर जो निर्णय लेते हैं, जो वो फैसला देते हैं, वही कहीं ना कहीं मोस्टली सर्वमान्य रहता है। तो इस बार समीकरण बिल्कुल इस तरीके से है कि जेडीयू के बिना भी उनका काम बन सकता है। वो अगर सिर्फ लोजपा और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के साथ भी वो बहुत नजदीक हैं बहुमत के। तो ये सब थोड़ा एक डर है, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि कम से कम स्पीकर का पद उनके पास रहे। उन्होंने बोला भी, जेडीयू की तरफ से आया कि विधानसभा ये विधान परिषद के सभापति का पद अगर उनके पास है तो स्पीकर का पद तो हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर गृह मंत्रालय भी उन्हें दे दिया जाए और स्पीकर का पद भी उन्हें दे दिया जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा ये फील करेगी कि उतना वो डोमिनेट नहीं कर पाए इस अलायंस में। तो ये एक समीकरण पूरा वहां बनता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार की खासियत, मतलब जब मैं देखता हूँ और उनकी पॉलिटिक्स खासकर गठबंधनों में, अलग अलग महागठबंधन में या एनडीए में रहते हुए देखता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो एनडीए में आए तो गेट तो बंद करते हैं, या महागठबंधन में जाएंगे तो गेट तो बंद करते हैं, बस कुंडी नहीं लगाते हैं और अपने पार्टनर को दिखाते रहते हैं कि देखो कुंडी बंद नहीं हुआ है, जब मन तब गेट खोल के दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो स्पीकर का पद लेना भी लगभग वो उसी तरह का है कि भाई हूं साथ में, लेकिन ये जो ले रहा हूं मैं ध्यान में रखना इसको कि क्यों ले रहा हूं, तो कभी मेरे साथ कोई इधर उधर करने की कोशिश नहीं होनी नहीं, चाहिए। मतलब एक चीज बड़ी अच्छी है कि थ्रेटन द फील्ड तो कर रहा है सामने वाला। मतलब
आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। अगर हम ये देखते हैं कि जेडीयू हर चीज को लेके सरेंडर कर दे रही है, तब ये हमें लगता। और अगर जैसे चुनावों से पहले जितनी ज्यादा इस चीज पे बात हुई कि संजय झा या फिर ललन सिंह वो उधर से पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरी खींचतान अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि नीतीश कुमार मतलब वो ठीक है, वो विपक्षकारों पे हम ये नहीं कहने वाले कि ललन सिंह और संजय झा किसकी तरफ से काम करते हैं, लेकिन अगर अभी भी ये खींचतान चल रही है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपने पूरे सेंस में है और वो अपने फैसले ले रहे हैं। ये सही मतलब ठीक ठीक बात है, क्योंकि जब सीटों का भी बंटवारा हो रहा था तो लगातार यही कहा जा रहा था कि ललन सिंह और संजय झा ही डील कर रहे हैं, और कभी कभी उसमें अशोक चौधरी की भूमिका आ रही थी। लेकिन जब सोनबरसा सीट पे बात अटकी और इतने सादा आते हैं अचानक तस्वीरों में, तो फिर सारे पत्रकार और सारे विश्लेषक उसमें आ गए कि नहीं नहीं भाई, ये तो नीतीश कुमार सब ठीक है, और कोषाध्यक्ष से टिकट दिलवा दे रहे हैं संजय झा को। साइड खबरें चली कि संजय झा को सीएम आवास में बिना परमिशन के एंट्री बंद करवा दिया है। और इतना दिलचस्प था वो मामला, जैसे देखिए गाय घाट की सीट को लेके कितना ज्यादा विवाद था। मतलब कैंडिडेट फाइनल है कि लड़ना तो कोमल सिंह को ही है, अब सिंबल लोजपा का मिलना है या भाजपा ये जेडीयू का मिलना है, इस पे बात थी, तो उन्होंने दिया। और आप एक देखिए कि जिन जिन 5 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए, ठीक है, जो लोजपा के खाते में जाने का मतलब जो जानकारी आई थी, तो जो उन्होंने उतार दिए उसको रिटेन कर ले गए, उस पर चुनाव उन्होंने लड़ा ही लिया। और जैसे एक जो बहुत चर्चा चली थी कि पालीगंज की सीट है, ठीक है, जो जेडीयू लड़ा रही है, ये जदयू से छात्र संघ के अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय के मोहित प्रकाश, उनको सिंबल देने की बात कही जा रही थी। तो उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि लोजपा ने वहां उतारा। तो मतलब कई सीटें कॉम्प्रोमाइज की, ये एक फैक्ट है, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते थे वो मनवा लिया, ये एक दूसरा फैक्ट है इस पूरे मामले का। और जब हम लोग ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी 4 बज चुके हैं, तो इसी वक्त एनडीए की बैठक हो चुकी है जो विधानसभा है उसके सेंट्रल हॉल में, और वहां पे एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। ऑफिशियली मतलब ये औपचारिकता ही थी, और विधायक दल का नेता चुने जाने का मतलब है कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो पहले से फिक्स था। अब ये एक औपचारिकता पूरी की गई है। अब वो जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। बीच में नीतीश कुमार का मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब वो क्या करते हैं। एक होता है ना कि चुटकी काटने वाला कैरेक्टर, कि वो सब ठीक चलता रहेगा, चलते रहेगा, धीरे से एक चुटकी काट लेंगे। रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये इंतजार हो रहा था कि भाई कब इस्तीफा देंगे। जो औपचारिक प्रोसेस है, प्रक्रिया का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, फिर राज्यपाल उसको स्वीकार करेंगे और इस तरह से शपथ ग्रहण होगा। डेट आ गया कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा, ये सब हो गया। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बजाय कह रहे हैं कि विधानसभा भंग कर दो, राज्यपाल को कि इस्तीफा देखा जाएगा, अभी विधानसभा भंग कीजिए। अब जो है कि ट्विटर से लेके पूरा अखबारों में और सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई कि अरे भाई, ये इस्तीफा देने के बजाय विधानसभा भंग करवा रहे हैं, फिर कुछ इधर उधर करने वाले हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो नीतीश कुमार सोचते हैं, उसको आर्टिकुलेट करना कर पाना इतना आसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उन्होंने क्या सोच के ये तमाम चीजें, हम लोग बहुत सिंपली जो चीज समझते हैं कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, ठीक है, और उसके बाद अगर ये अलायंस ऐसे ही बना रहता है तो अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। हम लोग इतना ही सिंपल सोचते हैं। अब वो पता नहीं किस तरह से सोचते हैं, उसको आर्टिकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब शपथ ग्रहण की बात चल गई है तो वो पीछे वो याद आता है जब तेजस्वी यादव कहते थे कि हम लोग जब हमारा शपथ ग्रहण होगा तो हम एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को भी बुलाएंगे। तो आज जब मैं लिस्ट देख रहा था उसमें 16 राज्य के मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, जिसमें रेखा गुप्ता हैं, भजन लाल शर्मा हैं, मोहन यादव हैं, और एनडीए के जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो सब आ रहे हैं। लेकिन कहीं भी उनमें जो अभी विपक्ष में है वो कहीं भी दिख नहीं रहे, उस पूरे लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अच्छा, तो क्या लालू यादव और उनका परिवार, क्योंकि राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, और तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रहे, ये लोग अभी नहीं है उस इनवाइटेड लिस्ट एक मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जब मैं देख रहा था तो अच्छा, उसमें हाँ, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जब मैं देख रहा था तो उसमें एनडीए के मुख्यमंत्रियों का नाम था सारा। अच्छा, तो ये 20 नवंबर को 19 नवंबर की तारीख है जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड और उसके बाद सबसे ज्यादा हमें इन चीजों पे भी बात करना चाहिए कि कौन कौन संभावित मंत्री हो सकते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ, बस एक बार मैं ये बता दे रहा हूँ कि गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार, और ये जो परंपरा है ये
1990 में लालू प्रसाद यादव की शुरू की हुई है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि राजभवन में शपथ नहीं लेंगे, गांधी मैदान में शपथ लेंगे, और उसके बाद से ये हो रहा है। तो नीतीश कुमार कल लेंगे, बाकायदा पूरी तैयारी हुई है, और 2 लगभग स्टेज 2 बने लाख गए हैं, लगभग 2 बनाए गए लाख हैं। लोगों को जुटाने का भी प्लान है। हाँ, और गांधी मैदान का मतलब ये है कि पॉलिटिकल रैलियां बहुत होती हैं और ऐतिहासिक मैदान है वो। आप जेपी के आंदोलन से लेकर, और प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी लॉन्च की तब भी वो चाहते थे कि वहां पे यात्रा हो, वहां पे सभा हो, लेकिन हो नहीं पाया था। वेटनरी ग्राउंड में मेरे ख्याल से वो सभा हुई थी फिर। तो गांधी मैदान के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मैदान को भर देगा वो पॉलिटिक्स चेंज कर देगा बिहार की, लेकिन वो भर नहीं पाता है कोई, मतलब कोई भी पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी हो। अब हम उस पे आ जाते हैं कि संभावित कौन कौन से मंत्री हैं। जैसे ये चल रहा है गृह विभाग, तो हमने डिस्कस किया ही, ग्रामीण कार्य, या आप ये थोड़ा सा बताइए कि बीजेपी के कोटा से कौन से लोग हैं जो इसमें नाम आने वाले हैं, क्योंकि इस बार बहुत दिलचस्प किरदार जो है कि आए हुए हैं विधायक बनके। मंगल पांडे पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और इस तरह के कौन कौन से नाम हैं जो चर्चा में है। देखिए, जब ये पूरी चर्चा हो रही है तो हमने एक देखा कि जैसे जब ये स्पीकर की जब बात हो रही है तो प्रेम कुमार का नाम सुबह से हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, या कल भी हम सुन रहे थे कि प्रेम कुमार इस चीज़ मतलब स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। 2-3 चेहरों पे बहुत ज़्यादा नज़र होगी। एक ये कि मंगल पांडे रिपीट करते हैं या नहीं, तो शायद पार्टी में ब्राह्मण चेहरों के नाम पे उनको ज़रूर प्रमोट करना चाहेगी बीजेपी, और शायद वो एक बार फिर से रिपीट करें। रमा निषाद का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है औराई से, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि महागठबंधन लगातार ये बताने की कोशिश की, इनफैक्ट मुकेश सहनी लगातार ये बोलते रहे कि वो निषादों का, केवट और मल्लाहों का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं एनडीए ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखो, हमने एक निषाद विधायक को हमने अपने यहाँ मंत्री पद दिया। और उससे फिर मतलब रमा निषाद का नाम ऐसा है कि उससे आप 2 बॉक्सेस जो हैं टिक करते हैं, एक तो महिला भी महिला, हाँ। हैं और फिर निषाद समाज से आने वाली हैं, तो वो दोनों। जी, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, और उसके बाद एक कहीं न कहीं अगर कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि जब कैबिनेट फ़ॉर्मिंग जब होगी तो उसमें शुरुआत में कितने पदों पे लोग शपथ लेंगे। आनंद मिश्रा को शायद एक सरप्राइज़ के तौर पे वो बक्सर से प्रेज़ेंट जो कर सकते विधायक हैं, हैं। बक्सर से विधायक हैं। और जेडीयू खेमे से अगर आप देखें तो कुछ चेहरे तो बिल्कुल ही एकदम तय हैं, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। लेसी सिंह फिर से रिपीट कर सकती हैं, धमदाहा कारण से विधायक हैं हाँ, वो। क्योंकि लेसी सिंह की जो, अगर हम लेसी सिंह के विधायक बनने को एक बड़ी सफलता देखें, या फिर संतोष कुशवाहा के विधायकी हारने को एक बड़ी असफलता देखें, ये मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम संतोष कुशवाहा को देखते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब सिर्फ 2 सीटें जेडीयू को आई थी, तो वहाँ पे संतोष कुशवाहा ने लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा अंतराल से वहाँ जब चुनाव जीते थे, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जीत थी। 2024 लोकसभा चुनाव वो चलिए हारे पप्पू यादव से, एक निर्दलीय उम्मीदवार से हारे, लेकिन वो भी एक बड़ा सेटबैक है कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए, ठीक है? और उसके बाद जब धमदाहा से भी वो हार गए, वहाँ से जब लेसी सिंह जीती। और जबकि दमदाहा से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मतलब सामने प्रत्यक्ष तौर पे तो यही दिख रहा था कि पप्पू यादव उनके साथ हैं। हाँ। हालांकि पप्पू यादव का जिस तरह का मतलब वो नेता हैं, वो सामने कुछ और होते हैं, पीछे से वो कुछ और कर रहे होते हैं। इसमें मतलब सब लोग ये जानते हैं, है ना, कि वो अभी महागठबंधन और कांग्रेस के हिमायत की बात करने लगेंगे, थोड़ी देर बाद कह देंगे कि यार गठबंधन तोड़ दो, विचार करना चाहिए, क्या हो रहा है, सीट वीट ये वो। तो पप्पू यादव भी लगे थे, हाँ, फिर भी वो हार गए। इसमें भी अपना 2 फैक्टर है। एक चीज़ तो ये होता है, कई बार राजनीतिक समझौते होते हैं कि देखिए अभी हम आपको विधायकी जिता देंगे, तो फिर लोकसभा में भाई बीच में पड़िएगा मत, क्योंकि अभी आपके पास कुछ नहीं है, हमने आपको ये दिलाया। फिर ये भी है कि अगर आप उनको हरवा देते हैं, तो फिर ये होता है कि अरे ये तो सांसदी के बाद विधायकी भी हार गया, तो अब तो आप मतलब उम्मीदवारी में आप कहीं रहते ही नहीं, आपको सीधे साइड हटा दिया जाता है। तो लेसी सिंह की जीत ज़ाहिर तौर पे एक बड़ी जीत है, तो लेसी सिंह को वो रिपीट कर सकते हैं। और मैं टोकते हुए संतोष कुशवाहा के बारे में एक चीज ये भी जोड़ता हूं कि जब वो सीट बंटवारे से ठीक पहले जदयू छोड़कर राजद में आए, तो मतलब उनकी खूब चर्चा हुई कि एक कुशवाहा नेता और जो लवकुश का समीकरण साधने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, और जो वोट जो है कि जदयू के साथ और नीतीश कुमार के साथ लगातार रहा है, वो टूट कर गया है, संतोष कुशवाहा गए हैं। तो ये बड़ा सेटबैक माना जा रहा था जेडीयू के लिए। और इसी वजह से आप जो कह रहे हैं कि जो समझौते वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो जीत जाते विधायक,
तो संभवतः अगले लोकसभा चुनाव में तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी तो यही कहती कि भाई हम कुशवाहा रिप्रेजेंटेशन देंगे, अब लड़ाएंगे। हाँ, क्योंकि काफी कोशिश उन्होंने कर ली बीमा भारती को आगे करने की। हाँ। बीमा भारती लगातार नाकाम होती रही, तो जाहिर तौर पे वो उन्हें पुश करते, क्योंकि पप्पू यादव तो स्टैंड लगातार बदलते ही रहे। एक बार जब उन्होंने जननायक कहा, फिर अगले महीने कह दिया कि हमसे गलती हो गई, हमें जननायक नहीं कहना चाहिए था। तो यहाँ पे ये चीजें फंस सकती थी। तो वो तो ठीक है। सुनील कुमार रिटायर्ड आईपीएस और भोरे से उन्होंने चुनाव जीता, तो उन शिक्षा पे मंत्री रहे पिछली हाँ सरकार में। हाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे शिक्षा मंत्रालय के पीछे भाजपा इसलिए भी चाहेगी, क्योंकि पहले जब हम थोड़ा सा देखें कि जब तक आप शिक्षा प्रणाली में अगर अपने हिसाब से कई चीजें अगर चेंज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पूरे समाज को आप बदलने की स्थिति में होते हैं। तो ठीक है, जहां जहां भाजपा की सरकार बनी, वहां बहुत इस तरह की चीजें आई कि मुगलों का इतिहास उन्होंने हटा मतलब दिया। पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, हाँ। नए चैप्टर जोड़े जा रहे हैं, जो उनका अपना एक आइडियोलॉजिकल हाँ। स्पेक्ट्रम है, उस हिसाब से वो चीजों को मोल्ड करते ही हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय होता है कि अगर जो वोटर्स अब तैयार हो रहे हैं, जो अगले 5 साल में वोट देंगे, अगले 10 साल में वोट देंगे, तो उनको आप किस तरीके से उनके विचार को आप किस तरीके से ढालते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है इन पाठ्यक्रमों का, शिक्षा विभाग का। तो ज़ाहिर तौर पे एक इस पे भी नज़र रहेगी, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को कहीं न कहीं रिटेन करना चाहेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिसके नाम पे नीतीश कुमार की खासी लोकप्रियता है। क्योंकि हम लोग भी बहुत बचपन से ऐसे देखे कि जो लड़कियां थी वो 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाती थी, तो बालिका पोशाक योजना आई, फिर उन्हें जब साइकिल मिला, तो इन सब चीज़ों से जितना परिवर्तन आया, चलिए ठीक है, बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आए। उच्च शिक्षा के लिए लोग आज भी पलायन कर रहे हैं, मतलब बाहर जाके उनको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन स्कूली शिक्षा में एटलीस्ट इतने बदलाव भी लोगों को काफ़ी संतोषजनक लग रहे हैं। तो नीतीश कुमार की छवि को बेहतर बनाने में कहीं न कहीं इन योजनाओं का रोल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी नीतीश कुमार रिटेन करना चाहेंगे। तो फिलहाल ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुझे लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं। अच्छा, और लोजपा के खेमे से आपको लग रहा है, जैसे चर्चा चल रही है कि 1 या 2 मंत्री पद उनको मिल सकता है, आपको कोई नाम दिखता है कि जो उनके विधायक बन के आए हैं, क्या उसमें से कोई जा रहा है? अभी स्पष्ट तौर पे मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि अरुण भारती का नाम जब पुश किया जा रहा था, अरुण भारती तो अब उस पूरे लीग से हट गए। अब उनके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अरुण भारती ही हैं, और अरुण भारती चूँकि सांसद हैं, तो वो तो इसमें नहीं आएँगे। हालाँकि ठीक है, मतलब कोटे से उन्हें मंत्रालय तो मिलेगा, लेकिन अब वो कौन लोग होंगे, इस पे अभी स्पष्ट तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक मैं मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन क्या है, मैं जो एक संभावना की तरह देख रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेहलता, वो संभवतः मंत्रिमंडल में होंगी, और जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, हाँ, वो आपको लग रहा है कि रिटेन कर सकते हैं, ये कर दोनों सकते नाम हैं। दिखेंगे फिर से हाँ, हाँ। कैबिनेट में? अच्छा, इस पूरी बातचीत से और मंत्रिमंडल की जो भी बहस चल रही है बिहार को लेकर, इसमें आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, इतना अब हम अपने हिसाब से उसमें क्या ही जोड़ें, हम जो सारी चीज़ें होंगी तो कल दिखेंगी ही, और जब कल सब कुछ सामने आएगा तो एक बार फिर हम चर्चा में जुड़ेंगे और बताएँगे कि भाई कौन से प्रोफ़ाइल हैं उसमें, और उनका क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, उससे कौन से समीकरण साधे गए हैं। इन तमाम विश्लेषण के साथ एक बार हम फिर जुड़ेंगे। तो कल 11 बजे शपथ ग्रहण का समय है गांधी मैदान शायद इसको में। अपडेट करके 1:30 बजे कर दिया गया है। अच्छा, 1:30 बजे हाँ। हो गया, ठीक है। इस वीडियो में पहले भी मैं लगातार 11 बजे बोल रहा था, 1:30 बजे शपथ ग्रहण का समय है, पटना का गांधी मैदान। एक चेहरा फिक्स है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं, इस पर भी मुहर लग गई है। मंत्री पद पे कौन-कौन से चेहरे होंगे, ये जब आज नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक होगी या चल रही है, उसमें ये बात तय होगी और मंत्रियों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी, और फिर वो चेहरे आपको कल गांधी मैदान में दिखेंगे। क्या रेसिपी बनती है, क्या माजरा सजता है कल गांधी मैदान में, वो हम फिर लेकर आप तक हाजिर होंगे 20 नवंबर को। इस वीडियो में इतना ही। बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।